नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सबके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए बस मुश्किल से 4 से 5 दिन बचे हैं। अब आपको इसी टाइम का यूटिलाइज करना है। अब मैं आपको क्या करूँगी, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, जो आपका 17-18 को पेपर हुआ था, जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था, उन सारे टॉपिक के बहुत कम टाइम में शॉर्ट पे रिवीजन करूँगी। तो आप जो भी वीडियो आएंगे, इनमें से आप किसी भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे, अच्छे से तैयार करेंगे। तो आज हम प्रमुख समितियों और उसके अध्यक्ष के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। इसके साथ साथ संविधान सभा से जुड़े हुए जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि भारत में संविधान का निर्माण कैसे हुआ था? कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन आता कब है? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत में आता है। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे फ्रैंकलिन लॉरेंस। अन्य सदस्यों में स्टीफर्ड क्रीव्स और अलेक्जेंडर कनिंघम थे। कैबिनेट मिशन ने भारत में 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण किया। इस आधार पर भारत में 389 सीटों का निर्धारण हुआ था। 389 सीटों में से 296 सीटें आपके ब्रिटिश प्रांत को मिली थी और 93 सीटें क्या हुई थी? देसी रियासतों को मिली थी। जो 296 सीटें थी ना, इन 296 सीटों में से 4 सीटें तो हमने क्या किया था? चीफ कमिश्नरी, दिल्ली, कुर्ग, अजमेर, मारवाड़ और बलूचिस्तान, 4 क्षेत्र उस टाइम पे चीफ कमिश्नरी थे। 296 सीटों के लिए तो हमने चुनाव कराया, लेकिन जो 93 देसी रियासत थी, यहाँ के लोगों ने चुनाव नहीं कराया। उन्होंने कहा कि हम संविधान सभा में अपने यहाँ से किसी व्यक्ति को भेज देंगे। तो अर्थात ये सदस्य कैसे हो जाएंगे? ये सदस्य मनोनीत हो जाएंगे। तो हमारी संविधान सभा कैसी थी? निर्वाचित थी कि मनोनीत? हमारी संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत थी। देखो, जब संविधान सभा का निर्वाचन हो रहा था ना, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूर्वी बंगाल से खड़े हुए थे। लेकिन जब 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है, तो पूर्वी बंगाल का क्षेत्र कहाँ पे चला जाता है? पाकिस्तान में। तो पुनः डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चुनाव कहाँ से लड़ा था? बम्बई प्रांत से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 में क्या हुआ था? प्रारूप समिति का गठन हुआ था। प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे? पूरे 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति ने हमारे संविधान का मसौदा बनाया था। हमारे संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक में हमने सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया था। संविधान सभा की पहली बैठक का संबोधन किसने किया था? तो संबोधन किया था हमारे राधा कृष्णन जी ने। संविधान सभा की पहली बैठक का हैदराबाद और मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। क्लियर हो गया? इसी के साथ साथ 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने कौन सा दिवस मनाया था? 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने मनाया था प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। क्योंकि इस दिन जो हमने 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ था ना, अब इस 296 सीटों में 208 सीटें तो कांग्रेस को मिल गई थी, 73 सीटें आपके मुस्लिम लीग को मिल गई थी, इसके साथ साथ 15 सीटें अन्य दलों को मिल गई थी। तो मुस्लिम लीग ने कहा कि भाई कांग्रेस ने हमारे साथ धोखाधड़ी किया है, हमें तो बहुत कम सीटें मिली, इसलिए 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया था। तो कुछ जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत कम टाइम में रिवाइज करेंगे। ये सारी चीज़ें आप सबने पढ़ी होंगी। अगर मान लो आपने नहीं पढ़ी हैं, तो इन सब के शॉर्ट नोट्स जो मैंने ऑफलाइन क्लासेस में दिए, उसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, वहाँ से एक बार पढ़ लीजिएगा। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। आपके हिंदी के नोट्स, GS के नोट, रीजनिंग के नोट्स, सारे नोट्स मैंने चैनल पर डाल दिए हैं, बस उतना बढ़कर चले जाइएगा। ओके। और देखो, अगस्त माह के दिवस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर को भी तो पता है कि भैया अगस्त माह में आपका पेपर है। 7 अगस्त 1905 को हमने क्या किया था? बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार प्रस्ताव लेकर आए थे। 9 अगस्त 1925 को कौन सी घटना हुई थी? 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेड एक्शन हुआ था। इसी के साथ साथ 8 अगस्त 1942 को हमने भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया था। इसी टाइम पे हमने क्या किया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर अंग्रेजी सरकार के द्वारा चलाया गया था। 29 अगस्त को कौन सा दिवस होता है? देखो, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस होता है। इसी के साथ साथ 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन भी होता है। 23 अगस्त को कौन सा दिवस होता है? 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस होता है, क्योंकि 14 जुलाई 2023 को जो हमने चंद्रयान लॉन्च किया था, वो 23 अगस्त को पहुंचा था, इसीलिए हम 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं।
इसी के साथ से जितने भी अगस्त माह के इंपॉर्टेंट दिन है ये आपको याद होने चाहिए, इनसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो महत्वपूर्ण दिवस की एक अलग से वीडियो पड़ा है, उसको जरूर देख लीजिएगा। इसके साथ साथ संविधान निर्माण में हमने अलग अलग समितियां बनाई थी, कई बार इनसे मैचिंग में क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो याद रखिएगा। संघ अधिकार और संघ शक्ति की समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्य समिति की भी पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव समिति की भी पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पारित किया था, उद्देश्य प्रस्ताव। हमने उसमें एक पूरा मसौदा बनाया था कि भाई हमारा संविधान कैसा होना चाहिए, संविधान निर्माण कैसे करना है, संविधान निर्माण के लिए हम कैसे कैसा संविधान चाहते हैं। वही उद्देश्य प्रस्ताव को हमने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया था। उस उद्देश्य प्रस्ताव को हमने अपने संविधान में स्थान कैसे दिया है? उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान में स्थान दिया प्रस्तावना के रूप में। अब देखो 1960 में केस आते बेरूवरी यूनियनवाद। बेरूवरी यूनियनवाद में कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसलिए हम प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकते। लेकिन बाद में 1973 का केशवानंद भारती केस आता है। 1973 के केशवानंद भारती केस में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, अर्थात इसमें हम संशोधन कर सकते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के दौरान हमने प्रस्तावना में संशोधन करके समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा। तो अभी तक हमने कब प्रस्तावना में संशोधन किया? सिर्फ एक बार किया, 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976 को हम क्या बोलते हैं? मिनी संविधान संशोधन भी कहते हैं। क्लियर? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? इसी के साथ देखो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। सच्चिदानंद सिन्हा को हम अस्थायी अध्यक्ष बना देते हैं। इसके बाद अगली बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नियम प्रक्रिया संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बनते हैं। इसके साथ साथ नियम समिति संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? नियम और संचालन समिति के अध्यक्ष थे आपके राजेंद्र प्रसाद। परामर्शदायी प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक की समिति के कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को 31 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा कहाँ पर स्थित है? इनकी प्रतिमा है गुजरात के सरदार सरोवर बांध पे। ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत की प्रशासनिक सेवा को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। इसीलिए हम 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? 21 अप्रैल को हम राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत की प्रशासनिक सेवा का जनक किसको कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। देखो बाकी रियासतों को तो हमने बहुत आसानी से मिला लिया था, लेकिन 3 रियासतें थी, एक आपकी जम्मू कश्मीर थी, एक हैदराबाद थी, एक जूनागढ़। इनको मिलाने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी। तो हैदराबाद को हमने कैसे मिलाया था? हैदराबाद को 1948 में ऑपरेशन पोलो के द्वारा मिलाया गया था। इसी के साथ साथ हमने जम्मू कश्मीर को कैसे मिलाया था? जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह से हमने विलय पत्र पर साइन कराया था। जूनागढ़ को कैसे मिलाया था? जूनागढ़ को हमने जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया था। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना किसने किया था? चिनकिलिच खान ने हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना किया था। हैदराबाद पहली रियासत है जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था। सहायक संधि लेकर कौन आया था? वेलेचेरी। सहायक संधि का जन्मदाता किसको कहते हैं? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को। इसी के साथ साथ हैदराबाद ने संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया था। हमारी संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है? 24 जनवरी 1950 को। देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंटों को रिवीजन करके ही जाना। अगर आपने सारी चीज़ें पढ़ी होंगी तो सारी चीज़ें याद होंगी, रिवाइज हो जाएगा। अगर मान लो से ऐसा कोई पॉइंट है जो आपको नहीं याद है तो उनको लिख लीजिए, बस इसको याद करके जाना है। इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दूंगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसी के साथ साथ क्या हुआ था? संवैधानिक सलाह समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? VN राव। VN राव आपके संवैधानिक सलाह समिति के थे। नीति निदेशक के कौन थे? नीति निदेशक के थे आपके तेज बहादुर शास्त्री। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और झंडा समिति के थे JB कृपलानी।
तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि भैया देखो, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसको बनाया था? उपाध्यक्ष बनाया था हमने एस सी मुखर्जी को। संविधान सभा का सलाहकार किसको बनाया था? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया था हमने बी एन राव को। संविधान सभा का उपसभापति किसको बनाया था? फ्रैंक एंथनी को उपसभापति बनाया गया। इसके साथ साथ हमने एक बनाई थी संवैधानिक सलाह समिति, जिसके अध्यक्ष बनाए थे बी एन राव को। ये हमारे संवैधानिक सलाहकार भी थे। नीति निर्देशक तत्वों की समिति के अध्यक्ष थे तेज बहादुर सप्रू। नीति निर्देशक तत्वों को हमने लिया कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से लिया है। नीति निर्देशक तत्वों को उल्लेख हमारे संविधान में कहाँ पे? भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता भी कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चुनाव पहले कहाँ से लड़ा था? पूर्वी बंगाल से। बाद में कहाँ से लड़ा था? बम्बई प्रांत से। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। लेकिन हमारे तिरंगे का डिजाइन किसने बनाए थे? पिंगली वेंकैया ने। तिरंगे में 3 रंग होते हैं, जिसमें अशोक चक्र ये हमारी गतिशीलता को दर्शाता है, और तिरंगे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2 होता है। अच्छा, 24 जनवरी 1950 को जो हमारी संविधान सभा की अंतिम बैठक होती, तब हम क्या करते हैं? उसी दिन हमने भारत के राष्ट्रगान, भारत के राष्ट्रगीत को और भारत के राष्ट्रपति को चुन लिया था। भारत का राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन। राष्ट्रगान को हमने पहली बार कब गाया था? 1896 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किया था रहीमतुल्लाह सयानी ने। यहाँ पे पहली बार हमने राष्ट्रगीत गाया था। राष्ट्रगीत क्या? वंदे मातरम, जिसकी रचना की है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इसके बाद 1911 का कलकत्ता अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं पंडित विशन नारायण धर। इसमें हमने पहली बार राष्ट्रगान गाया था, जो कि जन गण मन है, जिसको लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर के गुरु कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी रविन्द्रनाथ टैगोर के गुरु हैं। देखो, हम सिर्फ पॉइंटों के पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, 1905 में जब आपका बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? कर्जन था। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में हम स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार प्रस्ताव लेकर आए थे। 16 अक्टूबर 1905 को हमारा बंगाल विभाजन प्रभावी हो जाता है। इसीलिए 16 अक्टूबर को हमने शोक दिवस, एकता दिवस, एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधा था। अच्छा, वो अगस्त माह में रक्षाबंधन मनाएंगे, ये बात क्या एग्जामिनर को नहीं पता? पता है। और आपका एग्जाम भी अगस्त में, तो हो सकता है पूछ सकता है ना कि भैया हमने इतिहास में रक्षाबंधन कब बना था? 16 अक्टूबर को, जिस दिन बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। तो 1905 में तो बंगाल विभाजन प्रभावी हो जाता है। बंगाल का विभाजन किया तो 2 प्रांतों में, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में। लेकिन हमारा बंगाल विभाजन रद्द कब करते हैं? 1911 में, जब हम दिल्ली दरबार का गठन करते हैं, वायसराय थे हार्डिंग, तब हमने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण की घोषणा कर दी थी। भारत की राजधानी की घोषणा की थी 1911 में, लेकिन बनी कब थी? 1912 में। भारत में 3 दिल्ली दरबार का गठन हुआ है। कब कब हुआ है? एक तो दिल्ली दरबार का गठन हुआ था 1877 में, उस टाइम पे गवर्नर था आपके लिटन भाई साहब। दूसरे दिल्ली दरबार का गठन कब हुआ है? 1903 में हुआ था। गवर्नर कौन थे? गवर्नर थे आपके करचन भाई साहब। तीसरे दिल्ली दरबार का गठन कब होता है? 1911 में। गवर्नर कौन होते हैं? हार्डिंग वायसराय होते हैं। पहले दिल्ली दरबार में हमने महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि दी थी। अच्छा, महारानी विक्टोरिया को तो हमने 1877 में केसर हिंद की उपाधि दी थी। तो महात्मा गांधी को कब दी थी? महात्मा गांधी को 1915 में केसर हिंद की उपाधि दी गई थी। 1903 में दूसरे दिल्ली दरबार का गठन हुआ था, जिसमें जॉर्ज एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी की घोषणा हुई थी। इस टाइम पे वायसराय था आपका करचन। ये करचन बंगाल विभाजन के टाइम पे भी रहता है। 1911 में तीसरे दिल्ली दरबार का गठन होता है, जब वायसराय होता है आपका हार्डिंग होती। जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के आगमन पर दिल्ली दरबार का गठन हुआ था। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? अब इसी के साथ 15 अगस्त 1945 को हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था। इसीलिए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन कहा गया था? डे ऑफ डेस्टिनी कहा गया था। इसी दिन जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि आज जब पूरी दुनिया सो रही होगी तो हम अपने स्वर्णिम काल में प्रवेश कर रहे होंगे। 14 अगस्त को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? 14 अगस्त को विभाजन विभाजिका दिवस के रूप में मनाते हैं। देखो, अगस्त माह के दिवस बिल्कुल याद कर लीजिए। हमारा संविधान बनकर कब तैयार हो गया था? हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था।
26 नवंबर 1949 को हमने अपने संविधान का अंगीकरण किया था, लेकिन इसे पूर्ण रूप से लागू नहीं किया था। हमारा संविधान लागू कब करते हैं? 26 जनवरी 1950 को। क्यों? क्योंकि 1928 में जब पता है हमने नेहरू रिपोर्ट बनाई थी, मोतीलाल नेहरू ने, तब हुआ कि ऐसा करते हैं, नेहरू रिपोर्ट में हम डोमिनियन स्टेट मांगते हैं कि पूर्ण स्वाधीनता। तो उस टाइम पे सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू ये सब कह रहे थे कि हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, पूर्ण स्वाधीनता चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि देखो अभी क्या करते हैं, हम डोमिनियन स्टेट मांगते हैं। अगर 1 वर्ष में आपको डोमिनियन स्टेट दे देंगे तो डोमिनियन स्टेट ले लेंगे। अगर 1 वर्ष में डोमिनियन स्टेट नहीं देंगे तो हमारा लक्ष्य क्या हो जाएगा? पूर्ण स्वाधीनता। 1928 से 1929 हो जाता है, 1 वर्ष हो जाता है कि नहीं हो जाता? अब 1929 का लाहौर अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता किया था जवाहरलाल नेहरू ने। अब जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया और उन्होंने कहा आज ही के दिन 26 जनवरी को हम क्या करेंगे? पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। और पहली बार पूर्ण स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। इसीलिए उस 26 जनवरी की डेट को ऐतिहासिक बनाने के लिए हमने अपने संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया। उस दिन भारत हमारा गणतंत्र हो जाता है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? हमारे राष्ट्र का प्रमुख पद वंशानुगत न होकर निर्वाचित होगा। हमारे राष्ट्र के प्रमुख पद कौन सा होता है? राष्ट्रपति। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू दूसरी महिला राष्ट्रपति है, पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति। द्रौपदी मुर्मू का संबंध कहाँ से? तो इनका संबंध है संथाल जनजाति से। जन्म हुआ था उड़ीसा के मयूरभंज में। ये झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का गौरव रखती है। बेस्ट विधायक के लिए इनको नीलकंठ अवार्ड मिला था। हो सकता है कि चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा लग रही होंगी, बहुत ज़्यादा फैक्ट है, लेकिन याद करने पे फोकस मत करिए, बस आप सुन लीजिए 1 से 2 बार। जब आप सुन लोगे तो एग्जाम में जब आपको ऑप्शन दिखेगा ना, तब आंसर टिक हो जाएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं चेतन अचेतन मन में आपके सेट हो जाएंगी। जब आप ऑप्शन दिखेगी तो आप आसानी से टिक कर पाओगे। हमारा संविधान लागू कब हुआ था? देखो हमारा संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, लेकिन हमने अपने संविधान का अंगीकरण कब कर दिया था? 26 नवंबर 1949 को संविधान का अंगीकरण किया था। इसीलिए हम 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में या विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे संविधान में भाग कितने हैं? 22 भाग है, 8 अनुसूची, 395 अनुच्छेद। लेकिन वर्तमान में अनुसूची कितनी हो गई? 12। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, बाद में हमने 4 अनुसूचियों को जोड़ा है। 9वीं अनुसूची को पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा। 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा, जिसमें दल बदल कानून का उल्लेख किया गया है। 11वीं अनुसूची को हमने 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा, जिसमें पंचायत का उल्लेख किया गया है। 12वीं अनुसूची को हमने 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा, जिसमें नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। तो आज हमने संविधान से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस किया। इसी तरीके से आपके वीडियो आएंगे, सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को कम टाइम में रिवीजन करा दूंगी। बस आप 1 से 2 बार सुन लीजिएगा। एग्जाम में जब आपको आप सब मिलेगा तो आप आसानी से टिक कर पाएंगे। वीडियो कैसा लगा फीडबैक कमेंट सेक्शन द्वारा दीजिएगा। बस टेंशन नहीं लेना, परेशान नहीं होना। जितने टेलीग्राम चैनल पर नोट्स दिए हैं बस उतना पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। एग्जाम के बाद आप इन वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि आपको हेल्पफुल हुए थे कि नहीं हुए थे। ओके, मेहनत करिए।